हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे जो कि पार्ट 6 है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? तो देखिए, भूमि उपजाऊ और समतल होना, अच्छी जलवायु होना, कृषि की अच्छी उपज होना, यातायात की सुविधाएं होना, बड़े उद्योगों का स्थापित होना आदि के कारण जनसंख्या के वितरण में अंतर पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जनसंख्या के बढ़ने से देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है, अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, साधनों का आर्थिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आर्थिक महत्व बताएं। तो जल का आर्थिक महत्व है, जल निम्नलिखित कार्यों में उपयोगी है। देखिए, घरेलू कार्यों में, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, भोजन बनाने के लिए, शौचालय के लिए, स्नान एवं प्रशीतन हेतु जल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद जानते होंगे क्या आप लोग, ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया यानी कि पढ़ा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वाणिज्य उद्योग में तो होटल, सिनेमा, दुकानों, विद्यालयों में उपयोगी है। और देखिए, औद्योगिक उपयोग में तो वृहद उद्योगों में अपना स्वयं का जल स्रोत होता है, उद्योगों में विभिन्न क्रियाओं हेतु जल की आवश्यकता होती है। और देखिए, इसमें और भी पॉइंट है, आप देख लें, और ऐसा भी आप लोग अपने लफ्ज़ों में भी इसको लिख सकते हैं। बाकी ये पॉइंट आप लोग देख लें और अच्छे से समझ लें। सार्वजनिक उपयोग हेतु सड़कों को साफ करने, पार्कों की सिंचाई, समुचित प्रवाह हेतु जल की आवश्यकता होती है। अग्निशमक यंत्रों के लिए देखिए, इनकी आवश्यकताओं के लिए जल नदी, नहरों और झीलों से प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए, निर्माण कार्यों के लिए तो सड़क, भवन, पुल, विभिन्न संस्थानों आदि के निर्माण में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं, सिंचाई में देश में कुल पानी का लगभग 80% भाग यानी कि देखिए 80% भाग सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जाता है। दिन प्रतिदिन पानी की खपत बढ़ती जा रही है। देखिए, चार्ल्स ट्रिवेनियन के अनुसार, आप लोग देखिए इस तरीके से अगर पॉइंट डाल के आप लोग लिखेंगे, अच्छे से हेडिंग डाल के, और देखिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। क्योंकि कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि हमारे नंबर कम हैं और हमने सब कुछ लिखा है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका आप लोग चेंज करें। क्योंकि अगर देखिए सन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप सन ज़रूर डालें। अगर जहां पर आपको हेडिंग की नीड है, आप अच्छे से ब्लैक पेन से हेडिंग डालें और उसके बाद ब्लू पेन से आप लोग उसकी डिटेल लिखें। तो जो कॉपी चेक करते हैं तो उनको भी हाँ लगता है कि ये बच्चा ये पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होते हैं। चार्ल्स ट्रिवेनियन के अनुसार यहाँ जल भूमि से अधिक महत्वपूर्ण है। सिंचाई की उपयोगिता इस तथ्य से प्रभावित है कि जल की उपलब्धता कृषि प्रारूप, उत्पादन क्षमता आदि को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मत्स्य पालन में उपयोग। मत्स्य पालन के लिए जल एक महत्वपूर्ण आधार है। जल के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तटवर्ती भागों में रहने वाली विशाल जनसंख्या को इसे भोजन प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जल विद्युत उत्पादन में। तो जल विद्युत सबसे सस्ता, सुगम और परिवहनीय ऊर्जा का संसाधन है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अन्य उद्योगों में तो नौका परिवहन, पर्यटन, क्रीड़ा, जल मनोरंजन आदि के कार्यों में जल का अत्यधिक महत्व है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जल का संरक्षण एवं सदुपयोग पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देखिए, जल का संरक्षण एवं सदुपयोग, हमें जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। जल को संशोधित करके इससे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा जल को नष्ट होने से बचाकर नहरें खोदकर सिंचाई के काम में लाना चाहिए। नदियों को परस्पर जोड़कर अतिरिक्त जल को बाढ़ के रूप में विनाशकारी होने से बचाना चाहिए। पानी का संरक्षण करके अधिक उपज पैदा कर सकते हैं और अधिक बिजली पैदा कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, इस मैदान की रचना उर्वरक जलोढ़ मिट्टी से होती है, अतः यह विविध प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। यह भारत का अन्न भंडार है। यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें जूट, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास आदि हैं। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग धंधे भी विकसित हैं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ढाल कम होने के कारण इस मैदानी भाग की नदियां जल परिवहन के योग्य हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इस मैदान के समतल होने के कारण रेल मार्गों का यहाँ सघन जाल है। और देखिए, इस मैदान को सभ्यता की जननी कहा जाता है। और 6 नंबर पर है, नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद आदि महानगर एवं अनेक नगर इस भाग में स्थित हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का महत्व क्या है, समझाएं। तो हिमालय का महत्व, हमारे देश की उत्तरी सीमा में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का निम्नलिखित महत्व है। फर्स्ट नंबर पर है, यह पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। सेकेंड नंबर पर है, उत्तरी बर्फीली ठंडी हवाओं और मानसूनी पवनों को रोककर उत्तरी मैदानी भाग में वर्षा करते हैं। और देखिए थर्ड नंबर पर है, इस पर्वतीय श्रृंखला के कारण हमारे देश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और देखिए 4 नंबर पर देख लेते हैं, हिमालय पर्वत उत्तर के विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। जल का उपयोग हम कई कार्यों में करते हैं, यथा जल विद्युत उत्पादन में, घरेलू उपयोग में, कृषि में, औद्योगिक आदि कार्यों में। उसके बाद देख लेते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर्यावरण संतुलन में, आर्थिक एवं पर्यटन आदि के विकास में सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वन संरक्षण क्या है, इसके उपायों को सुझाएं। तो देखिए वन संरक्षण 29 मार्च 2015 में वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। उपाय देखिए फर्स्ट नंबर पर है, वनों संबंधी योजनाएं इस प्रकार हों ताकि संरक्षण को बढ़ावा मिले। सेकेंड नंबर पर है, वनों की कटाई जहां तक संभव हो रोकी जानी चाहिए।
ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वीप समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो द्वीप समूह भारत के अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। इस द्वीप समूह में 204 द्वीप हैं जो अर्धचंद्राकार रूप में फैले हुए हैं। ये द्वीप 590 किलोमीटर की लंबाई तथा 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ का बैरन द्वीप प्रस्तुत तथा नारकोडम द्वीप विलुप्त ज्वालामुखी है। इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। देखिए, लक्षद्वीप समूह तो अरब सागर में केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह का निर्माण प्रवाल जीवों के चूने के ढालों से हुआ है। इस द्वीप समूह की राजधानी कावारत्ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं? तो देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ देखिए 5.5 लाख गांव हैं। यहाँ 68.84% लोग गांवों में रहते हैं तथा कृषि से देश की 64% जनसंख्या को आजीविका मिलती है। इसका राष्ट्रीय उत्पादन में 14.1% योगदान है। देश में 14.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। भारत में निम्नलिखित 3 फसलें होती हैं। देखिए, 3 फसलें कौन कौन सी होती हैं, आइए जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है रबी की फसल। यह अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। यह सिंचाई से होती है। फ्रेंड, इस पे जो तीनों फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, हमने देखिए सोशल साइंस यानी कि देखिए सामाजिक अध्ययन के वीडियो में हमने इसकी ट्रिक बताई है। आप लोग लिंक पर जाकर आप लोग इसकी ट्रिक देख सकते हैं। और देखिए, खरीफ की फसल यह जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इनकी फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अंडी, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सन, तंबाकू आदि हैं। यह मानसून से सींची जाती हैं। और जायद की फसल है, यह मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी तथा तरकारियां पैदा की जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो और उसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, ये भी आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्ष 1966-67 से हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। और देखिए, हरित क्रांति की मुख्य बातें तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, आधुनिक उपज के लिए सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्मों जैसे IR, ताईचुंग, 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। देखिए, हम इस पर भी ट्रिक बना चुके हैं। आप लोग लिंक पर जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए, गेहूं की किस्में हमने इस पर ट्रिक बनाई थी कि गेहूं की किस्मों में क्या बनाया था हमने, आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए, अगर
गेहूं की फसलों का आपको ट्रिक वाइज याद रखना है। तो देखिए, सोना और हीरा जैसे गेहूं पाकर कल्याण हो गया सरबती और सोनारा का। देखिए, इसमें सोना और हीरा और देखिए कल्याण और सरबती और सोनारा, ये आपकी देखिए गेहूं की किस्में हो गई। और आप लोग इसको अच्छे से इस तरह से याद रख सकते हैं कि सोना और हीरा जैसे गेहूं पाकर कल्याण हो गया सरबती और सोनारा का। ठीक है ना। और देखिए इसी तरह हमने देखिए जायद की फसल का भी जो ट्रिक बताया था आप लोगों को कि जायद खतकस मार्च अप्रैल में, यानी कि देखिए जायद एक किसी का नाम हो गया और खत, तो ख से हो गया खरबूजा और ता से हो गया तरबूज, और कस देखिए का से हो गया ककड़ी और सा से हो गया सब्जियां। और उसके बाद मार्च अप्रैल में, यानी ये बोई कब जाती है, यानी ये उगाई कब जाती है, तो मार्च अप्रैल में, यानी कि जायद खतकस मार्च अप्रैल में। इसी तरीके से देखिए हमने किसकी, तो हम लोगों ने रबी की फसल का जो है वो ट्रिक बनाया था। तो उसमें हम आप लोगों को बता देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। और डिटेल अगर देखनी है तो आप हमारे लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। रबी चना मसाला जोर गरम, ये ट्रिक बनाई थी। आप लोग इस तरीके से आप रबी की फसल को अच्छे से याद रख सकते हैं। इसमें रबी क्या हो जाता है, किसी का नाम हो जाता है। आप इस तरीके से याद रख लें कि हम रबी से बात कर रहे हैं कि रबी चना मसाला जोर गरम, तो रबी से रबी हो जाता है। और देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि चना तो चना है ही है, और देखिए मसाला से माँ से मटर हो जाता है, सा से सरसों हो जाता है, और ला में आ की मात्रा लगी है, इसमें आ की मात्रा से अलसी हो जाता है। जोर गरम, तो जा से देखिए ज हो जाता है और रा से राई हो जाती है। ठीक है ना। और ये कब जो है उगाई जाती है, तो जाड़े के प्रारंभ में उगाई जाती है। ठीक है ना। उसी तरीके से खरीफ की फसल की अगर ट्रिक की बात की जाए तो देखिए मामू धाम जाओ, और देखिए कब जाओ, तो यानी कि मामू क्या, प्रारंभ धाम भीगते हुए और बारिश खत्म हो जाती है तब वो वापस आ जाते हैं, यानी मामू धाम जाओ। इस तरीके की ये ट्रिक बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, यातायात के साधनों का वर्गीकरण कर किसी एक परिवहन मार्ग के बारे में बताएं। तो परिवहन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब देख लेते हैं थल परिवहन के बारे में। इसके अंतर्गत सड़क और रेल परिवहन का मुख्य स्थान है। इस परिवहन में मनुष्य, पशु, मोटर, ट्रक और रेल द्वारा परिवहन कार्य संपन्न होता है। उसके बाद देख लेते हैं सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग देखिए सामान्य रूप से भूभागों में यात्रियों के आगमन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़कें कहते हैं। इन मार्गों पर मानव, पशु तथा विभिन्न गाड़ियां आदि का चलना संभव है। अत्यंत प्राचीन काल में अव्यवस्थित रूप से मार्गों का उदय हुआ। आधुनिक काल में सड़कों पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कार, मोटर, ट्रक आदि का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं रेल मार्ग। तो रेल मार्ग के बारे में देख लेते हैं। रेल मार्ग का विकास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब विश्व की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 ईस्वी को स्टॉकटन में डार्लिंगटन के मध्य चली। विश्व के अन्य देशों में उसी के बाद से रेलों का चलना प्रारंभ हुआ। फ्रांस में 1827 ईस्वी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1830 ईस्वी में, जर्मनी में 1835 ईस्वी में, रूस में 1836 ईस्वी में और भारत में 1853 में रेलगाड़ियों का चलना प्रारंभ हुआ। रेल मार्गों के वितरण को धरातलीय स्वरूप, जलवायु, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर आदि कारक प्रभावित करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आयात एवं निर्यात की प्रमुख मदों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के प्रमुख आयात देख लेते हैं और भारत के प्रमुख निर्यात देख लेते हैं। देखिए आयात में मशीनें हो जाती है, कपास एवं रुई हो जाती है, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादक, मोती
एवं बहुमूल्य रत्न, कार्बनिक रसायन, कोयला तथा कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं और खनिज तेल हो जाता है। और देखिए निर्यात में कृषि एवं संबंधित उत्पाद, कच्चा लोहा एवं अन्य खनिज, रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद। और देखिए वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सरकार के अंगों का वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय सरकार के भी 3 अंग है। व्यवस्थापिका, तो भारत सरकार की व्यवस्थापिका संसद कहलाती है, इसका मुख्य कार्य कानून बनाना है। और देखिए कार्यपालिका, तो कार्यपालिका इसमें भारत का राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल सम्मिलित है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश में शासन करना है। और देखिए न्यायपालिका भारत का उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायपालिका है, इसका कार्य कानून के अनुसार न्याय करना है। भारत में न्याय का यह अंतिम न्यायालय है। भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से मिलकर बना है। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को शासन उपराज्यपाल के अधीन होता है। दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर शेष केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। थैंक यू।